नमस्कार दोस्तों, हिमानी जी के पॉइंट से मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एनसीईआरटी कक्षा 6 की पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अध्याय 3 का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं। आज हम पठार से शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, समय खराब नहीं करें और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पठार क्या होते हैं। पठार एक ऐसी स्थलाकृति है जो आसपास की भूमि से उठी होती है और प्राय इसकी सतह चपटी होती है। हमने जब पर्वत या पहाड़ियों का अध्ययन किया तब भी हमने ये कहा था कि आसपास के क्षेत्रों से ऊंची उठी हुई भूमि, लेकिन वो शिखर पर नुकीली होती है तो वो पर्वत कहलाती है। और अगर आसपास के क्षेत्रों से उठी हुई कोई भूमि जो शिखर पर ज्यादा नुकीली नहीं हो और अपेक्षाकृत ऊंचाई भी कम हो तो वो पहाड़ी कहलाती है। इसी प्रकार पठार एक ऐसी स्थलाकृति होती है जो आसपास के क्षेत्रों से तो ऊंची उठी हुई होती है, लेकिन इसकी सतह चपटी होती है। यहाँ पर नुकीला भाग नहीं होता है और इसके कुछ पार्श्व बोलते हैं किनारे, सीधी ढाल वाले होते हैं। कुछ किनारे ढलान वाले होते हैं। पर्वतों के समान कुछ पठार पृथ्वी के इतिहास के संदर्भ में नवीन और प्राचीन हो सकते हैं। पठारों के दो उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार, जो विश्व का सबसे बड़ा व ऊंचा पठार है, और दूसरा दक्षिण का पठार। पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। तो ध्यान रखें, दिमाग में रखें। नंबर 1, तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई 4500 मीटर है, जिसके कारण इसे विश्व की छत नाम दिया गया है। पूर्व से पश्चिम दिशा तक यह लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, अर्थात चंडीगढ़ से कन्याकुमारी तक की दूरी जितना लंबा ये पठार है। इसको भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। नंबर 2, मध्य और दक्षिण भारत के दक्कन का पठार विश्व के सबसे पुराने पठारों में से एक है, जो कई लाख वर्ष पहले ज्वालामुखी की सक्रियता के कारण उत्पन्न हुआ। देखिए, पठार जो तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार तिब्बत का पठार तिब्बत में है। कहाँ पर स्थित है? तिब्बत में है। और तिब्बत पर आजकल चीन का कब्जा है ना। तो तिब्बत का पठार विश्व का क्या है? सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार है। सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार है। ऊंचाई हमने देखी कितनी? 4500 मीटर। 4500 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 4500 मीटर। दूसरा जो महत्वपूर्ण पठार है अपने भारत का, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। और दक्कन का पठार भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश है। भौतिक प्रदेश है। हम भौतिक प्रदेश ही पढ़ रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेशों में से एक है दक्कन का पठार। और ये किससे निर्मित है? ज्वालामुखी ज्वालामुखी से निर्मित है। ज्वालामुखी से निर्मित है। किससे निर्मित है? ज्वालामुखी से निर्मित है। तो अब आगे बढ़ें। देखिए, पर्वतों की तरह पठारों में खनिजों का प्रचुर मात्रा में जमाव देखने को मिलता है। इस कारण इन्हें खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खनिजों का भंडार गृह। परिणाम स्वरूप पठारों में खनन मुख्य गतिविधि है, जहाँ विश्व की सबसे बड़ी खानें पाई जाती है। उदाहरणतः पूर्वी अफ्रीका का पठार सोने और हीरे के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर का पठार कोयला, लोहा और मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। तो कहने का मतलब है, पठार खनिज पठार खनिज संपन्न
खनिज संपन्न होते हैं और पठार खनिज संपन्न होते हैं, इसीलिए इनको नाम दिया गया है खनिजों खनिजों का खनिजों का भंडार गृह। भंडार गृह क्या नाम दिया गया है? खनिजों का भंडार गृह। ये आप दिमाग में रखेंगे। कोई प्रश्न आपसे पूछा जाए कि खनिजों का भंडार गृह क्या है, तो वो है साहब पठार। क्या है? पठार। विश्व भर में पठारों का पर्यावरण बहुत विविधतापूर्ण है। कई पठारों में चट्टानी मिट्टी पाई जाती है जो उन्हें मैदानी मिट्टी की तुलना में कम उपजाऊ बनाती है। अगला भाग देखेंगे हम। इसलिए पठार कृषि के लिए कम अनुकूल होते हैं, लेकिन ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित लावा पठार उपजाऊ होते हैं क्योंकि क्योंकि उनमें समृद्ध काली मिट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? समृद्ध काली मिट्टी पाई जाती है। पठारों में अनेक आकर्षक जलप्रपात भी होते हैं। दक्षिण अफ्रीका में स्थित जैम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? विक्टोरिया जलप्रपात। छोटा नागपुर पठार में स्वर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात। छोटा नागपुर पठार जो है अपने देश में, वो हुंड्रू जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है और वो नदी है स्वर्ण रेखा नदी। पश्चिमी घाट में सारावती नदी पर जोग जलप्रपात महत्वपूर्ण है। चेरापूंजी मेघालय के पठार में नह कालिकाई जलप्रपात भी महत्वपूर्ण है, जिसकी ऊंचाई लगभग 340 मीटर है। जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 340 मीटर है। आप देख पा रहे हैं 340 मीटर। चेरापूंजी जो मेघालय में पड़ता है और वहां पर मेघालय का पठार है, वहां नह कालिकाई जलप्रपात 340 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। उसका एक मनोरम चित्र आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप, चित्र कितना शानदार दिख रहा है। ये चेरापूंजी पठार और कहाँ पर है भाई? चेरापूंजी पठार मेघालय में। मेघालय में। और यहाँ पर जो जलप्रपात है नह कालिकाई जलप्रपात है, जो कि 340 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। 340 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। दोस्तों एक बिंदु आप ध्यान रखेंगे, भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय में होती है और मेघालय में ही होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय में होती है और मेघालय में 2 जगह हैं। कितनी जगह? 2। एक आपने चेरापूंजी नाम सुना होगा, है ना? चेरापूंजी। और दूसरी जगह आप ढूंढकर, आपके लिए ये प्रश्न है, दूसरी जगह कौन सी है? दूसरी जगह कौन सी है, ये आप ढूंढकर अपनी पाठ्य पुस्तक में से ढूंढकर या कहीं से भी ढूंढकर अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। तो ये आपके लिए प्रश्न हुआ, है ना? एक और बिंदु मैं आपको बताता हूं, वो है यहां पर गारो खासी व जयंतिया पहाड़ियां स्थित है। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां स्थित हैं। इन पहाड़ियों की एक विशेषता है, ये कीपाकार हैं। कीपाकार हैं। क्या विशेषता है? कीपाकार हैं और इसी वजह से यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। वर्षा अधिक होती है। और आपको 2 नाम जो है, एक चेरापूंजी और दूसरा नाम मैं ही बता देता हूं, आप भी ढूंढने का प्रयास करें। मासिन राम। यहाँ पर इन दोनों जगहों पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। तो आगे चलते हैं आप। तो देखिए दोस्तों, कक्षा 6 के अनुसार हमने अभी अध्ययन किया पठार का। बहुत छोटा सा अध्ययन था। अब अगला भौतिक प्रदेश है, वो है मैदान।
क्या है? मैदान। देखिए मैदान, मैदान भी एक इस्तेलाह करती है जिसका विस्तृत सपाट व हल्का तरंगित धरातल होता है। इसमें कोई ऊंची पहाड़ियां अथवा गहरी घाटियां नहीं पाई जाती हैं। सामान्यतः मैदान की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 300 मीटर होती है। कितनी होती है? 300 मीटर होती है या उसके आसपास होती है। समुद्र तल को भी देख लीजिए, क्या होता है समुद्र तल? समुद्र की सतह का औसत स्तर, इसे माध्य समुद्र तल भी कहते हैं। समुद्र तल मतलब अपना जितना भी समुद्री क्षेत्र है उसका औसत स्तर या माध्य समुद्र तल कहलाता है। पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली नदियों की बाढ़ से निर्मित ये समतल भूमि है। यहाँ नदियां रेत चट्टानों के कणों गाद को एकत्र करती हैं जिन्हें तलछट कहा जाता है। दोस्तों तलछट किसे कहते हैं? नदियों द्वारा लाई गई गाद या चट्टानी टुकड़े या कण या रेत, ये क्या कहलाता है? तलछट कहलाता है। नदियां इन तलछटों को अपने साथ बहाकर समतल भूमि में लाकर जमा कर देती है और मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। फलस्वरूप ये मैदान सभी प्रकार की फसलों को उपजाने के लिए उपयुक्त होते हैं। इस प्रकार के भूभागों में लोगों का मुख्य आर्थिक व्यवसाय क्या होता है दोस्तों? कृषि होता है। मैदानी भागों का जो आर्थिक व्यवसाय है वो क्या होगा? कृषि। मैदान विविध प्रकार की वनस्पतियों और जीव जंतुओं का भी भरण पोषण करते हैं। अब देखते हैं आगे कि चित्र देखिए आप, इससे कुछ हमें पता लगेगा, कुछ नॉलेज प्राप्त होगी। तो देखिए क्या पता लगता है। देखिए ये पूरे विश्व का मानचित्र है, विश्व मानचित्र है। कुछ पर्वत श्रृंखलाओं, पठारों और मैदानों को इसमें दर्शाया गया है। तो हम यहाँ देखिए, ये जो आपको दिखाई देगा पार्ट, ये पठार होगा और इस प्रकार से कुछ दिखाई देगा वो नदियों के मैदान होंगे और इस प्रकार से कुछ डार्क भाग दिखाई देगा वो पर्वत श्रृंखलाएं होंगी। देखिए 7 महाद्वीप जिसमें आपके ये आप सभी जानते हैं, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है इसमें ये जो पर्वत श्रृंखला है वो है रॉकीज। महत्वपूर्ण जो पर्वत श्रृंखला है वो रॉकीज। नदियों का जो मैदानी भाग है वो मिसिसिपी नदी का जो मैदानी भाग है वो, और आपके ये जो श्रृंखला दी हुई है यहाँ पर छोटी सी, उसको अलास्का रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अलास्का रेंज। तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए आप, ये है आपका दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप सब जानते हैं। देखिए इतना प्यारा सा ये एक लाइन दिख रही है आपको, इसको कहेंगे हम एंडीज पर्वत श्रृंखला। क्या कहेंगे? एंडीज पर्वत श्रृंखला। साथ ही आपको ये पठारी भाग जो दिख रहा है, ये जो पठारी भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं पैटागोनियन का पठार। मैदान आप देखिए, अमेजन नदी का ये मैदानी भाग अमेजोन का मैदान कहलाता है। तो ये आप आपके दिमाग में रखेंगे। अब चलते हैं अफ्रीका महाद्वीप। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। इसमें देखिए ये जो मैदानी भाग दिख रहा है ये नील नदी का मैदानी भाग दिखता है हमें, और इसी के पास में पूर्वी अफ्रीका का ये हॉर्न या पठारी भाग, ये पूर्वी अफ्रीकन पठार के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर एक आपको पर्वत श्रृंखला दिख रही है जिसको कहते हैं एटलस पर्वत। क्या कहते हैं? एटलस पर्वत। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम यूरोप की ओर, यूरोप महाद्वीप। और यूरोप में देखिए आप, यूरोप और एशिया दोनों ही देख लेते हैं एक साथ। यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों को एक साथ देख लेते हैं। देखिए यूरोप में जो दिख रहा है वो है पर्वत, यूराल पर्वत। क्या दिख रहा है? यूराल पर्वत। साथ ही साथ यहाँ पर आपको दिख रहा है हिमालय पर्वत, है ना? आपको ये जो एरो दिखा रहा है ये यांगटी सी नदी जो चीन में बहती है उसका मैदानी भाग है। और हिमालय के दक्षिण में जो आपको मैदानी भाग दिख रहा है ये सिंधु और गंगा का मैदानी भाग दिख रहा है। और हिमालय के उत्तर में जो पठारी भाग दिख रहा है वो तिब्बत का पठार या मंगोलियन पठार के रूप में दिख रहा है ना? आपको
गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का ये जो मैदानी भाग दिख रहा है, जिसको आप यहां से वापस देखने का प्रयास करें तब आपको अच्छे से दिखेगा। देखिए, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी भाग है वो इस तरीके का दिखता है। ये भारत और पाकिस्तान में संयुक्त रूप से पाया जाता है। इसके बाद आप देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसमें कोई खास बड़ी आपको पर्वत श्रृंखला और उसके बारे में नहीं दिखाया गया है। तो ये महाद्वीप देख लें कौन सा है। महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और यहाँ पर ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप दोस्तों? अंटार्कटिका महाद्वीप। तो इस तरीके से हम ये छोटा सा जो मानचित्र है इसके बारे में अध्ययन किए हैं। तो देखिए आगे, आइए पता लगाएं। चित्र 3.8 में, ये जो चित्र है 3.8, दर्शाए गए स्थल रूपों में रंगों के कोड का प्रयोग कीजिए। उदाहरणतः तिब्बत का पठार, रॉ की श्रृंखला, नील नदी का मैदान। आपको मानचित्र में दिए गए नाम स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है। तो रंग भरने पर आपको पता लग जाएगा। यहाँ आपको दिया हुआ इस आधार पर आपको रंग भरना है ना। जो इंडेक्स आपको दिया होता है इसको क्या बोलते हैं? इंडेक्स बोलते हैं। और इसके आधार पर हमको क्या करना होता है? दर्शाना होता है कि कौन सी वस्तु है। अब आगे चलते हैं। देखिए बहुत अच्छा सा एक चित्र आपके सामने है। ये गंगा के मैदान का चित्र है जो उपग्रह या सैटेलाइट से लिया है। गंगा के मैदान का उपग्रह से लिया गया चित्र कितना प्यारा सा है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आइए पता लगाएं। क्या पता लगाएं? कक्षा की गतिविधि के रूप में ऊंचाई से ली गई उत्तर भारत के क्षेत्र के उपग्रह चित्र 3.9। अभी जो चित्र आपने देखा का अवलोकन कीजिए और उस पर चर्चा कीजिए। गंगा के मैदान का रंग कौन सा है? सफेद रंग किस वस्तु को दर्शाता है? तो वो आपको हिमालय को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? हिमालय। गंगा के ऊपर का भाग है और उपग्रह चित्र के नीचे बाई और भूरे रंग का फैलाव क्या दर्शा रहा है? आगे इसका अध्ययन भी हम करने वाले हैं। तो देखिए, मैदान में जीवन कैसा होता है? हजारों वर्ष पहले आरंभिक सभ्यता आपको पता है कहाँ जन्मी? नदियों के उपजाऊ मैदानों के आसपास विकसित हुई। हमारे समय में भी विश्व की अधिकांश जनसंख्या मैदानों में ही रहती है। आज भी विश्व की अधिकांश जनसंख्या क्या रहती है? मैदानों में रहती है। अब आगे देखिए, भारत की कुल जनसंख्या की 1/4, 1/4, 1/4 का मतलब लगभग 25% से अधिक अर्थात लगभग 40 करोड़ की जनसंख्या भारत के गंगा के मैदान में रहती है। विश्व के बहुत से अन्य मैदानों के समान इन क्षेत्रों में रहने वालों का मुख्य व्यवसाय मत्स्य पालन व कृषि है। यहाँ पर चावल, गेहूं, मक्का और मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी जैसी खाद्य फसलें उगाई जाती हैं। साथ ही कपास, जूट और सन जैसी रेशेदार फसलें उगाई जाती है। परंपरागत कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती है, अर्थात कह सकते हैं वर्षा जल से फसलों को जल मिलता है। किंतु हाल के दशकों में नहरों के जाल या नेटवर्क के कारण या भूमिगत जल को पंप से निकालकर खेतों की जो सिंचाई करने में वृद्धि हुई है। क्या दिया जाता है खेतों में? पानी। सिंचाई क्या होती है दोस्तों? पानी की, ऐसे कह सकते हैं फसलों को पानी की आवश्यकता होने पर कृत्रिम तरीके से कृत्रिम तरीके से पानी पिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सिंचाई कहलाती है। और आवश्यकता कब होगी? वर्षा की कमी होगी। तब हमें किसकी आवश्यकता होगी? सिंचाई की आवश्यकता होगी।
आगे देखिए, यद्यपि सिंचाई से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, क्या हुई है? वृद्धि हुई है, किंतु इससे भूमिगत जल स्तर में गिरावट आई है। इससे इस क्षेत्र में कृषि के भविष्य को लेकर चुनौतीपूर्ण स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। गंगा के मैदानी भागों को प्रभावित करने वाली कुछ अन्य समस्याएं भी हैं, जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या और प्रदूषण। समस्या क्या हो गई? आप जानते हैं, समस्या पैदा होगी बढ़ती जनसंख्या से, बढ़ती जनसंख्या से, और बढ़ती जनसंख्या से पैदा होगी, हमने देखा अभी 40 करोड़ जनसंख्या कहाँ रह रही है? मैदानी भाग में रह रही है, भारत में मैदानी भाग में। दोस्तों एक आंकड़ा और बता देता हूँ, 2025 में भारत की जनसंख्या 146 करोड़ हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 146 करोड़। ये कोई बहुत छोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, चाहे पर्वत हो या मैदान, विश्व में बहने वाली नदियां बहुत से सांस्कृतिक मूल्यों का वहन करती है। विशेष रूप से बहुत से समुदाय नदी के स्रोत और एक दो नदियों के संगम स्थल को पवित्र स्थल मानते हैं। भारत में इन स्थानों पर बहुत से त्योहारों, समारोह और धार्मिक कृत्य किए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो ये आयोजन है वो आयोजन होता है कुंभ का मेला। कुंभ का मेला, जो नदियों के मुहाने पर जो आयोजन होता है वो कुंभ का मेला सबसे महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, अब देखिए, संगम स्थल क्या होता है दोस्तों? दो या दो से अधिक नदियों के मिलने का स्थान संगम स्थल, या दूसरे शब्दों में इसको अगर कहते हैं तो दो नदियां मिल रही हैं या तीन नदियां मिल रही हैं तो उसको संगम स्थल कहा गया। लेकिन जब तीन नदियां मिलती है, जब तीन नदियां मिलती है, तीन नदियां मिलती है मिलती है तो उसे त्रिवेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिवेणी। त्रिवेणी या त्रिवेणी धाम, त्रिवेणी धाम। क्योंकि आपने अभी देखा था कि भारत में यहाँ पर जहाँ नदियां मिलती है वहां पर कोई धार्मिक आयोजन होने लग जाते हैं या मंदिरों की स्थापना हो जाती है तो उसको त्रिवेणी या त्रिवेणी धाम कह देते हैं, जहाँ तीन नदियां मिलती है। और जहाँ एक से अधिक नदियां मिलती है उसको संगम स्थल कहते हैं। मैदान में हल्की, यहाँ आइए आप, है ना, मैदान में हल्की ढलान होती है, अतः वहां नदी में नौका संचालन सुगम होता है और इससे बहुत सी आर्थिक गतिविधियों को भी सहायता मिलती है। पहले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए नदी मार्ग का ही व्यापक रूप से उपयोग करते थे। आज भी गंगा के किनारे ऐसे स्थान है जहां लोग आने जाने के लिए नौकाओं का प्रयोग करते हैं। चित्र 3.10 पृष्ठ संख्या 56 पर आप देख सकते हैं। अब आइए पता लगाएं। क्या पता लगाना है? क्या आप अपने प्रदेश की नदी के स्रोतों या संगम के कुछ उदाहरण दे सकते हैं जिन्हें किसी समुदाय द्वारा पवित्र स्थल माना जाता है ना? अपने पास की नदी पर जाइए और वहां होने वाली आर्थिक या सांस्कृतिक गतिविधियों का अवलोकन कीजिए, जिन्हें लिखकर अपने सहपाठियों के साथ उन पर चर्चा कीजिए। अगला देखिए, भारत के कुछ लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के नाम बताइए, साथ ही पहचानिए कि वे पर्यटन स्थल किस प्रकार के स्थल से संबंधित हैं। ये जो पहला प्रश्न है ये राजस्थान में बहुत सारे त्रिवेणी हैं। उनकी जब हम राजस्थान भूगोल का अध्ययन करेंगे तब बात करेंगे। आर्थिक सांस्कृतिक गतिविधियां भी नदियों के किनारे कई जगह होती है, तो आप जब जैसे जैसे जीके पढ़ते रहें वैसे वैसे आपके दिमाग में इन प्रश्नों को लेकर आए और उस समय अपनी नोटबुक में नोट करते रहें, जहां भी आपको पढ़ने को मिले वहां से। आगे बढ़िए। देखिए, ये मनमोहक सा चित्र देखिए। देखिए, गंगा नदी, अपन ने ऊपर पढ़ा था ना, चित्र 3.10 में देखना है। गंगा नदी में नौका परिवहन, किस तरीके से लोग अपने सामान को और इस तरीके से परिवहन करते हैं।
यहाँ पर कुछ जानवर भी उनके साथ चलते हैं। तो ये गंगा नदी के चित्र हैं जो वहां पर नौका चलती है। अब देखिए, लचीलापन या रेजिलियंस चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने अथवा उनके अनुसार ढलने की क्षमता लचीलापन कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, इस अध्याय में हमने पूरी पृथ्वी के 3 प्रमुख स्थल रूपों के बारे में समझा। कौन सा? पर्वत, 3 स्थल रूप शुरू शुरू में आए, पर्वत, दूसरा पठार और तीसरे नंबर पर मैदान। ये 3 महत्वपूर्ण स्थलाकृति या भू-आकृतियां हैं जिनके बारे में हमने समझा। परंतु इसका स्वरूप जटिल है और विशेषज्ञ प्राय कुछ स्थल रूपों के बारे में बताते हैं। इनमें से एक स्थल रूप मरुस्थल भी है, एक स्थल रूप मरुस्थल भी है। उसको हम चौथे नंबर पर, मैदान का ही भाग होता है, मैदानी भाग उसका पार्ट होता है, पार्ट ही क्या होता है? मरुस्थल होता है। क्या होता है दोस्तों? मरुस्थल होता है। यदाकदा वर्षा प्राप्त करने वाले मरुस्थल व्यापक व दूर दूर तक शुष्कता का फैलाव लिए होते हैं। उनके वनस्पति जगत और प्राणी जगत विलक्षण ही होते हैं। कुछ मरुस्थल गर्म होते हैं, जैसे कि अफ्रीका का सहारा मरुस्थल अथवा भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित थार मरुस्थल। कुछ अन्य मरुस्थल ठंडे हैं, जैसे कि एशिया का गोबी मरुस्थल। ठंडे मरुस्थलों में आप ध्यान रखेंगे एशिया महाद्वीप का गोबी मरुस्थल। कुछ विशेषज्ञ अंटार्कटिका महाद्वीप को भी ठंडा मरुस्थल कह देते हैं। आगे, जीवन जीने की कठिन परिस्थितियों के उपरांत भी लोगों ने अधिकांश मरुस्थलों के पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लिया है। क्या कर लिया है? ढाल लिया है। भारत के थार मरुस्थल में रहने वाले समुदाय अथवा समय समय पर वहां से जाने वाले लोग मरुस्थल में गाए और सुनाए जाने वाले लोकगीतों, किंवदंतियों या दंत कथाओं, लोकगीत, किंवदंतियां या दंत कथाओं जैसी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संजो कर रखते हैं। जैसे एक मूमल नाम आप पढ़ते हैं, है ना, ये भी महत्वपूर्ण है इस रेगिस्तानी संस्कृति से। एक आप ही रांझा पढ़ते हैं। ये कुछ है जो महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण जो है मूमल, है ना, वो इस सांस्कृतिक धरोहर को प्रतिनिधित्व करती है। आगे देखिए, मानव ने जिस प्रकार सभी स्थलाकृतियों में विभिन्न प्रकार से अपने घर बनाए हैं, वह हमारे अनुकूल अर्थात स्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेने और लचीलेपन का साक्षी है ना। आगे देखें, देखिए दोस्तों, प्राचीन तमिल संगम कविता की 5 दृश्य भूमि है जो कुछ विशिष्ट देवताओं, जीवन शैलियों, मनोदशाओं अथवा भावनाओं जैसे प्रेम, अनुराग, अलगाव, झगड़ा आदि से जुड़ी है। यह तालिका केवल 5 दृश्य भूमियों की विशेषताओं और प्रत्येक के मुख्य मानव व्यवसायों को सूचीबद्ध करती है। देखिए, टिने, दृश्य भूमि और मुख्य व्यवसाय, है ना। देखिए, कुरिंजी, ये पर्वतीय क्षेत्र है कुरिंजी। आखेट और संग्रह करना यहाँ की मुख्य व्यवसाय या विशेषता है। फिर है मुल्लाई। क्या है? मुल्लाई, घास के मैदान और वनों को मुल्लाई कहते हैं और यहाँ पर मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। तीसरा है मरुदम, ये उपजाऊ कृषि के मैदान होते हैं मरुदम, और यहाँ पर मुख्य व्यवसाय कृषि है। चौथा नेदल, नेदल तटीय क्षेत्र होते हैं और तटीय क्षेत्रों में आप सभी जानते हैं मत्स्य पालन और समुद्री यात्राएं ही होती हैं, इसलिए यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या है? मत्स्य पालन और समुद्री यात्रा। 5वें नंबर पर जो शब्द है वो पालई। पालई का मतलब होता है शुष्क मरुस्थल जैसे प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और ऐसी जगह पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं? घुमंतु और युद्धरत रहते हैं, घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं और युद्धरत रहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपसे किसी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे तो यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं कि कुरंजी क्या है, मुल्ताई क्या है, मरुदम क्या है, नेदल क्या है,
पालई क्या है और ये किस किस दृश्य भूमिका और व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, मिलान करिए। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आगे देखिए, अभी तक हमने जिन स्थल रूपों को देखा उनकी अपेक्षा ये 5 टिनें भिन्न प्रकार का वर्गीकरण है, परंतु ये विविधता वाले प्रदेशों और उनकी विशेषताओं के प्रति गहन जागरूकता को दिखाते हैं। ये हमारे और पर्यावरण के बीच गहन संबंध को भी दर्शाते हैं। आपको टिने के विवरण को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उससे प्रतिबिंबित अवधारणाओं को समझने की आवश्यकता है। आजकल प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन आप इसको दिमाग में रखेंगे, यहाँ से प्रश्न अवश्य बन सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में स्पष्ट रूप से लिखा होता है NCERT 6 से 10 तक की जो पुस्तकें हैं वो सिलेबस में होती है, तो उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ बिंदु हैं आपके सामने, उनको देख लीजिए। नंबर 1, स्तर रूप 3 प्रकार के होते हैं। अभी हमने देखा पर्वत, पठार और मैदान। उनकी भौतिक विशेषताएं, पर्यावरण बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। नंबर 2, ऐतिहासिक समय से लोगों द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप उस स्थल रूप से संबंधित होते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये स्थल रूप विश्व की संस्कृति के अभिन्न भाग हैं। विशेष रूप से भारतीय संस्कृति विविध प्रकार से उन्हें मनाती रही है। अगला देखिए, प्रत्येक स्थल रूप विभिन्न प्रकार की चुनौतियों के साथ साथ अवसरों को भी प्रस्तुत करता है। तो ये आप दिमाग में रखेंगे, कभी भी कोई प्रश्न आए तो आप सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आता है प्रश्न, क्रियाकलाप और परियोजनाएं। इनको आप गहराई से देख लीजिए, ये आपको करने हैं, है ना। और इसी तरह ये चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है। ये आपको प्रश्न हल करने हैं इस चैप्टर को अध्ययन करने के बाद। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही अध्ययन करेंगे। अगले अध्याय के साथ हम नई वीडियो से आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय जय भारत, जय जय राजस्थान, जय कबीलाई समाज।